हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइट फॉर सिविल सर्विसेज में। साइंस की अगली क्लास लेकर आए हैं। अब तक हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसा कि यहाँ पे पीछे स्लाइड में भी आप देख रहे होंगे कि साइंस की अगली क्लास जो है परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, मार्च में आपका एग्ज़ाम है और आरओ का तो आपका फरवरी में ही है। तो मैं सोच रहा हूँ कि उससे पहले कम से कम साइंस और पॉलिटी को तो ख़त्म कर लिया ही जाए। तो आपका एनवायरनमेंट अगर बचा तो थोड़ा बहुत बचेगा, नहीं तो जो जो ऐसे टॉपिक हैं जो एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, ऐसे टॉपिकों को मैं पहले करा दूंगा। इसलिए पॉलिटी, एनवायरनमेंट और साइंस, इसके साथ साथ मैं आपको करंट की क्लास और लेके चलूँगा। डेली एक करंट की क्लास हम लाइव आया करेंगे और उसमें मैं आपको जो घटना सार एक मैगज़ीन आती है अर्धवार्षिकी के रूप में, उसको कराऊंगा मैं पूरा पिछले 6 महीने का, और उसके बाद में जो दिसंबर का है, जनवरी का और फरवरी का, 3 महीने का ये है। तो 6 और 3 9 मंथ्स का हम करंट लेकर चलेंगे, उससे बाहर नहीं आएगा। सारा फैक्ट और कॉन्सेप्ट के रूप में जितना भी अवेलेबल होगा हम आपको उसे कराएंगे। और जो मार्च में एग्ज़ाम होगा उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, फैक्ट के रूप में जो भी पूछा जाता है। देखिए, लगभग 90% चीज़ें उससे कवर हो जाती हैं। छोटी ही बुक है और उसमें तथ्यात्मक आधारित होती है वो, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि उसी को करा दूँ। मैं आपको उसकी डेली स्लाइड पढ़ाया करूँगा और उसमें से जो फैक्ट हैं उनको डेली डिस्कस किया करूँगा, और डेली लाइव आके, तो आप जो अधिक से अधिक जुड़ना चाहते हैं लाइव आके शाम के टाइम हम हमारे साथ जुड़िए और अपने करंट की तैयारी को अच्छा करिए। क्योंकि मैं कम से कम आपके एग्ज़ाम से पहले तक तो मैं पूरा का पूरा करंट करा ही दूंगा। तो केवल मैं उसी बुक्स से कराऊंगा, ज़्यादा बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बुक्स को अच्छे से पढ़ लोगे तो उसी से हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम साइंस की क्लास करेंगे, इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए क्या होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण का मतलब होता है बहना। जब कोई चीज़ बहती है तो उसे परिसंचरण से जोड़ा जाता है। संचरण का मतलब होता है चलना, संचरण करना या घूमना फिरना। और जब इसे हम ब्लड से जोड़ देते हैं, अपने शरीर से जोड़ देते हैं, तो ये किससे संबंधित हो जाता है, यानी कि आपकी ह्यूमन बॉडी में जो नसों में या आपकी वेन्स में और आर्टरियों में जो ब्लड फ्लो हो रहा है, और उसी के साथ साथ जो आपका लिम्फ नोड और उससे जुड़ी हुई जो छोटी छोटी वेन्स हैं, उनमें जो लिम्फ बह रही हैं, फ्लो हो रही हैं, उन्हीं को सबको क्या कहते हैं, परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। इसका मेन मुख्य कार्य क्या है, देखिए इसका मेन कार्य है कि शरीर में आपके ऊर्जा पहुंचाना, सभी अंगों तक न्यूट्रिएंट पहुंचाने, न्यूट्रिशन पहुंचाने, जिससे आपकी बॉडी को एनर्जेटिक बना के रखा जा सके। तो देखिए इसे, ये क्या कहता है, परिसंचरण तंत्र में क्या लिखा हुआ है, वह तंत्र जो शरीर में पोषक तत्वों के लिए परिवहन उपलब्ध कराए। परिवहन का मतलब होता है कि ऐसा तंत्र जो शरीर में पोषक तत्वों के लिए परिवहन, क्योंकि आपके ब्लड में क्या होता है, आपके ब्लड में सब क्या होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। भाई आपके ब्लड में पोषक तत्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, इसके साथ साथ और भी पोषक तत्व होते हैं, जैसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी होते हैं, उनमें मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, नमक हो गया, साल्ट वगैरह जो होता है। उसके साथ साथ कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी होते हैं जो मैंने अभी बताया, प्रोटीन, फैट वगैरह। इसके अलावा कुछ गैसेस भी होती हैं, इसके अलावा कुछ और जैसे यूरिया होता है, कुछ और कंपाउंड होते हैं। इस तरीके के कंपाउंड इसमें बह के चलते हैं। किसके साथ बह के चलते हैं, ब्लड के साथ बह के चलते हैं। अर्थात ये सब चीज़ें ब्लड में घुली होती हैं, तो ब्लड में घुली होने के कारण शरीर में साथ साथ सब जगह उपस्थित होती है। तो ऐसा परिवहन तंत्र, यह कह सकते हैं ऐसा तंत्र जो शरीर में पोषक तत्वों के लिए परिवहन उपलब्ध कराए, परिवहन उपलब्ध कराए, उसी को क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। यह 2 प्रकार का होता है। तो पहले इसे समझिए कि सर्कुलेटरी सिस्टम है क्या, जो शरीर में पोषक तत्वों के लिए परिवहन उपलब्ध कराता है, वही सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो पोषक तत्वों के लिए परिवहन उपलब्ध कौन कराता है, आपका हार्ट है। तो हार्ट क्या करता है, पंप करता है। पंप करने से क्या होता है, ब्लड आगे फ्लो होता है, फिर आगे आर्टरियों में और वेंस में जाता है, फिर आर्टरी और वेंस के माध्यम से फिर कहाँ, लंग्स तक जाता है, लंग्स से फिर कहाँ, किडनी तक जाता है, किडनी, लीवर, आपके सभी अंगों तक पहुँचता है। और ये काम किससे होता है, सब ये ट्रांसपोर्टेशन से होता है। और ये सारा ट्रांसपोर्टेशन किसके माध्यम से होता है, ब्लड के माध्यम से। तो इसमें हम मेनली ब्लड को ही पढ़ते हैं। और ब्लड का जो सर्कुलेटरी सिस्टम जो मेन ऑब्जेक्ट है,
जो उसको पूरा सर्कुलेट करता है वो कौन है, वो हार्ट होता है। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट भी पढ़ा जाता है। तो देखिए क्या होता है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, ये 2 प्रकार का है। तो 2 प्रकार का कौन कौन सा है, देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम 2 प्रकार का है आपका। देखिए कौन कौन सा है, इसमें एक है आपका ब्लड सिस्टम और एक है आपका लिम्फ सिस्टम। यह है ब्लड सिस्टम अर्थात ब्लड से बहने वाली चीज़ें, और लिम्फ का मतलब है लिम्फ से बहने वाली चीज़ें। लिम्फ का मतलब है देखिए, एक तो होता है ब्लड जिसमें आरबीसी होती है, ब्लड में डब्ल्यूबीसी भी होती है। ठीक है, यानी कि वो ब्लड कार्पस सेल में आता है, उसे हम पढ़ेंगे। अभी ऐसे समझिए, एक परिसंचरण तंत्र ऐसा है जो आपके लिए न्यूट्रिएंट उपलब्ध कराता है, और एक परिसंचरण तंत्र ऐसा है जो आपको इम्यून सिस्टम मजबूत करता है। तो इम्यून सिस्टम के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, लिम्फ सिस्टम, और न्यूट्रिशन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, ब्लड वेजल सिस्टम। तो इसमें जो आपका ब्लड वेसल है, इसमें आते हैं 3। एक तो ब्लड आता है, खुद अपने आप में ब्लड ही आता है। तो ब्लड क्या है, उसमें क्या चीज़ पाई जाती है, ये सब पढ़ेंगे विस्तार से। ब्लड वेसल का मतलब है आपकी आर्टरी और जो वेन्स होती हैं वो इसमें पढ़ी जाती हैं, कि वेन्स में से वाल होती हैं, आर्टरी में वाल नहीं होती। वेन्स में कैसा ब्लड पाया जाता है, आर्टरी में कैसा ब्लड पाया जाता है, वेन्स कहाँ तक फ्लो करती हैं, कौन कौन सी वेन्स क्या क्या काम करती हैं। ठीक है, ये सब इसमें आपका पढ़ेंगे। अब इसमें आता है लास्ट हार्ट। हार्ट को भी इसी में पढ़ा जाता है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम में ही, और ये पूरा एक अलग क्लास के रूप में पढ़ेंगे हार्ट को बहुत विस्तार से। आप देखेंगे हार्ट्स का क्या क्या काम है, और हार्ट कैसे इफेक्ट होता है आपके खाने से, आपके लाइफ स्टाइल से, आपके जीवन से, आपके एनवायरनमेंट से, यहाँ तक कि आपके रहन सहन से, सबसे हार्ट प्रभावित होता है। ठीक है, तो ये इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए लिम्फ, ये किसका भाग है, लिम्फ सिस्टम का। तो लिम्फ क्या होते हैं, ठीक है, और लिम्फेटिक वेसल क्या होती हैं, यानी कि ऐसी वेसल्स होती हैं जो लिम्फेटिक सिस्टम को फ्लो कराती हैं। ठीक है, और ये होती हैं लिम्फेटिक नोड, गांठें होती हैं एक प्रकार की। जैसे आप देखते हैं गर्दन के नीचे यहाँ गांठें होती हैं। ठीक है, को यहाँ आपके नीचे बगल में गांठें होती हैं, आपके जो जॉइंट होते हैं उनमें गांठें होती है। पूरे बॉडी में जैसे जैसे आपका एक नर्वस सिस्टम फ्लो होता है ना पूरा, इसी तरीके से पूरा नर्वस सिस्टम इसी तरीके से पूरा आपका लिम्फेटिक सिस्टम भी पूरी बॉडी में ऐसे ही फ्लो होता है। यानी कि टिश्यू के और सेल के बीच में जो जगह पाई जाती है, वो स्पेस जो होता है उसमें ये चीज़ें भरी रहती हैं, प्लाज्मा में ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये लिम्फेटिक सिस्टम है, और यह है आपका ब्लड सिस्टम। कितने प्रकार का है आपका परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का, पहला ब्लड और दूसरा लिम्फ। तो हम ब्लड को भी विस्तार से पढ़ेंगे और लिम्फ को भी विस्तार से पढ़ेंगे। पहले हम ब्लड के बारे में देखेंगे, और ब्लड में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं इसके साथ साथ देखिए। तो पहले हम यहाँ पढ़ेंगे ब्लड, कि ब्लड से क्या समझते हैं, ब्लड का सिस्टम क्या है। अब देखिए इसमें आगे ये है आपका ब्लड, ये है आपका ब्लड। इसको मैं नीचे ले आता हूँ यहाँ पे। हाँ देखिए, ये इस तरफ देखिए, ये आपकी एक क्या है, ब्लड वेसल्स है। ये आर्टरी भी हो सकती है, और ये आपकी वेन्स भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो देखिए इसमें क्या है, आरबीसी होती है, ठीक, डब्ल्यूबीसी होती है, और आपका प्लाज्मा होता है जो इसमें बहता चलता है। और अच्छे से समझना है तो देखिए, ये जो प्लाज्मा है ये 55 से 60% के लगभग होता है। ठीक है, 55 से 60% कह लीजिए। और ये जो वाइट ब्लड सेल हैं ये होती हैं लगभग 4%, और रेड ब्लड सेल होती हैं 40 से 45%, तो कह सकते हैं लगभग 41% होती हैं ये। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ सही से समझ ना आ रहा हो तो मैं आपको ऐसे बना के बता देता हूँ चित्र। जो ये आपकी वेसल्स है, ठीक है, तो इसी में एक द्रव भरा रहता है, इसमें एक द्रव भरा रहता है, उस द्रव में ही आरबीसी होती है, उस द्रव में ही आपकी डब्ल्यूबीसी होती है, उसी में प्लेटलेट्स होती हैं, उसी में न्यूट्रिएंट होते हैं, सब उसी में होता है, उसी में हीमोग्लोबिन चलता है, सब काम उसी में होता है। तो उस प्लाज्मा में सारे न्यूट्रिशन भरे होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, ब्लड कहते हैं। ठीक है, तो ब्लड का एक मेन पार्ट होता है प्लाज्मा, और एक मेन पार्ट होता है आपके कार्पस सेल। तो कार्पस सेल वे होती हैं जो उसके अंदर पाई जाती हैं
ऐसी सेल्स जो उसमें पाई जाती हैं, और उससे अलग जो चीज़ें बचती है, जो लिक्विड के रूप में बचता है, उसे कहते हैं प्लाज्मा। उस प्लाज्मा में कुछ चीज़ें पाई जाती हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में पाए जाते हैं। तो पहले आप इसे समझिए कि ब्लड यानी कि रक्त, तो ये क्या है, अराउंड 7 से 8% एडल्ट बॉडी वेट इज ब्लड, यानी कि लगभग शरीर के वजन का कुल 7 से 8% क्या होता है, ब्लड होता है। अगर आपके शरीर में 100 kg वेट है तो आपका 7 से 8 kg आपका ब्लड हो सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपकी बॉडी वेट और आपके जो बॉडी का साइज है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो 7 से और 8 के बीच में रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, अब जैसे मान लिया वेट कम हो जाता है तो 7% का मतलब मान लिया 60% ही आपका, सॉरी 60 kg आपका वेट है, तो कितना हो जाएगा, लगभग 4.2 kg के लगभग। अगर आपका वेट 150 है तो फिर कितना हो जाएगा, लगभग 10 kg के लगभग आपके बॉडी में ब्लड पाया जाएगा। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि लगभग शरीर के वजन का 7% से 8% के बीच में शरीर में रक्त पाया जाता है, जो आपके शरीर में फ्लो करता है। तो देखिए, इसे हम दो भागों में बांट लेते हैं रक्त को। एक को कहते हैं प्लाज्मा, जो इसका लिक्विड पार्ट है, जो इसका कैसा पार्ट है, लिक्विड पार्ट है। ये रहा यहाँ पे प्लाज्मा, ये इसमें जो ये इन सेल से अलग जो कुछ भी दिखाई दे रहा है इसमें, वो सब क्या है, वो प्लाज्मा ही होता है। तो प्लाज्मा में ब्लड कार्पस सेल अलग होती हैं प्लाज्मा से, वो लगभग होती हैं 40 से 45%। तो ब्लड का एक पार्ट होता है ब्लड कार्पस सेल, यानी कि जो इसकी रक्त कणिकाएं हैं, ठीक है, वे 40 से 45%, और जो प्लाज्मा होता है वो आपका 55 से 60% होता है। लगभग वही, देखो चीज़ें फिक्स कहीं नहीं होती, आपको चीज़ें एवरेजन में बताई जाएंगी। आप जब इसे गूगल करेंगे तो हो सकता है किसी वेबसाइट पे, किसी रिसर्च वेबसाइट पे या किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे वो थोड़ा बहुत पॉइंटों में अंतर मिल सकता है, लेकिन फिक्स कुछ नहीं होता। एग्जाम में भी आपसे इसी तरीके से पूछा जाएगा कि लगभग में ही पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इसे समझिए कि प्लाज्मा कितना परसेंट है, बॉडी का 55 से 60% प्लाज्मा पाया जाता है। ब्लड कार्पस सेल का मतलब है कणिकाएं, कणिकाएं कणिकाएं क्या है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिका यानी कि रेड ब्लड सेल। और ये क्या है, डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड, यानी कि ये सफ़ेद रक्त कणिकाएं हैं, तो इन्हें क्या कहेंगे, वाइट ब्लड सेल। तो एक तो होती हैं ऐसी जो लाल होती हैं, और एक ऐसी होती हैं जो सफ़ेद होती हैं। देखिए, ये वाली लाल है और ये वाली वाइट है, तो ये इन्हें क्या कहेंगे, ये है आपकी वाइट ब्लड सेल, और ये कैसी हैं आपकी रेड ब्लड सेल। तो इसमें प्लेटलेट्स भी इसी प्रकार की होती हैं, यानी कि इसी के साथ आपका लगभग वही 4% के लगभग आपकी प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी होती हैं। ठीक है, और ये क्या है, आपकी प्लेटलेट्स भी इसी में पाई जाती हैं आपके ब्लड कार्पस से ही, यानी कि ब्लड कार्पस का ही एक पार्ट है, किसके नाम से जाना जाता है, प्लेटलेट्स के नाम से। ठीक है, और प्लाज्मा कितना है इसमें, 55 से 60%। अब देखिए, इसमें एक चीज़ लिखी है, ब्लड का पीएच वैल्यू कितना है, तो इसमें लिखा है लगभग 7.34 से ये लगभग 7.5 के आसपास रहता है। ठीक है, तो देखिए, ये क्षारीय आपका ब्लड जो होता है वो कैसा होता है, क्षारीय प्रकृति का। आपका ब्लड कैसी प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का। तो क्षारीय प्रकृति का मतलब क्या है कि वो एसिड नहीं है, वो कैसा है, क्षारीय है, वो बेस है, बेसिक है, वो कैसा है, बेसिक है। अगर आपका ब्लड बेसिक है और आपने उसे खाने से अम्लीय बना दिया, खाने से अम्लीय कैसे बनता है, आप बॉडी में इस तरीके की चीज़ें एंटर कराते जाएं जो अम्ल होता है। जैसे कॉफ़ी पिए आप बहुत ज़्यादा, चाय पिए आप बहुत ज़्यादा, कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो होती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह मार्केट में जो मिलती हैं बहुत ज़्यादा आप उसका यूज़ करते हैं, और कुछ ऐसे खट्टी चीज़ें आप बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो ब्लड में सब मिलेगा, तो वो सब कहाँ जाएगा, वो आपके ब्लड को एसिडिक ही बनाता है। तो आपका ब्लड बेसिक रहना चाहिए, एसिडिक नहीं रहना चाहिए। अगर एसिडिक हुआ तो सारा सिस्टम, जितना भी सिस्टम है, ये सबको इफेक्ट करेगा, क्योंकि शरीर में ब्लड को इसीलिए क्षारीय बनाया गया है, क्योंकि वो क्षारीय स्तर पर ही सस्टेन कर सकता है। भाई प्रकृति ने या ईश्वर ने, जिसने भी ब्लड बनाया है, जिसने भी मनुष्य के शरीर में सर्कुलेटरी सिस्टम बना के बैठाया हुआ है, उन्होंने उसको क्षारीय बनाया है, और आप उसे क्या बनाने में लगे हुए हैं, एसिड बनाने में लगे हुए हैं। तो आपने अपनी बॉडी का जो अंदर का परिसंचरण तंत्र जो है वो खराब कर दिया, अर्थात जो आपका इकोलॉजिकल सिस्टम बन रहा है बॉडी में,
वो इकोलॉजिकल बाहर वाला नहीं, अंदर वाला, यानी कि ब्लड को एसिडिक नहीं बनाइए, उसे क्षारीय बने रहने दीजिए, तो वो क्या होगा, वो आपकी बॉडी को सेफ रखेगा। और जैसे ही क्षारीय होगा तो उसमें से प्लाज्मा बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, और प्लाज्मा बाहर निकलेगा तो आप ध्यान रखना, जैसे ही प्लाज्मा बाहर निकलना शुरू हुआ, प्लाज्मा का मतलब प्लाज्मा का पानी, तो पानी बाहर निकलना शुरू होगा तो प्लाज्मा गाढ़ा हो जाएगा, तो प्लाज्मा गाढ़ा होगा तो ब्लड भी गाढ़ा हो जाएगा, तो हार्ट को पंपिंग करने में ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी और समस्याएं पैदा हो सकती हैं। तो इसलिए ये है आपका, अच्छा हाँ, तो ये है आपका ब्लड और ब्लड कार्पस में प्लाज्मा का। तो इसके पीएच वैल्यू ये कैसा है, बेस है, हमारा ब्लड कैसा होता है, बेस, यानी कि 7.5 के आसपास इसकी पीएच वैल्यू इसके आसपास ही रहती है। ठीक है, इससे मैंने कहा कुछ फिक्स नहीं होता, ठीक है, ये कम भी हो सकता है थोड़ा बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने इसको 7.34 से 7.6 लिखा था। ठीक है, आप कितना समझ लिए, 7.5। अब आगे चलिए, अब देखते हैं प्लाज्मा। पहले प्लाज्मा ही पढ़ लेते हैं कि प्लाज्मा का क्या काम है, ये कैसे काम करता है बॉडी में। अब देखिए प्लाज्मा कंपाउंड और वाटर, यानी कि प्लाज्मा का मतलब है जो आपकी बहती हुई नसें हैं, ये जो आपकी बहती हुई नसें हैं, इन नसों में जो द्रव पाया जाता है, ये प्लाज्मा क्या है, एक प्रकार का द्रव है। द्रव यानी कि लिक्विड पार्ट जो है, अब कहेंगे ब्लड पूरा लिक्विड है, हाँ ब्लड लिक्विड है, लेकिन ब्लड में जो कणिकाएं हैं उनको अलग कर दीजिए, तो जो बचा वो क्या है, वो प्लाज्मा, यानी कि वो एक कैसा येलो टाइप, येलो पार्ट, सॉरी एक रंगहीन कैसा बचता है, एक रंगहीन पदार्थ सा बचता है, कुछ कुछ येलो, उसका बहुत ही हल्का येलो सा उसका कलर होता है। तो ये वैसे तो रंगहीन ही है एक तरीके से। तो ये कैसा है, इसमें 90 से 92% क्या पाया जाता है, वाटर, पानी पाया जाता है। और कंपाउंड जो मिलते हैं इसमें 8 से 10% क्या पाए जाते हैं, इसमें कंपाउंड पाए जाते हैं। और वे कैसे कंपाउंड है, वो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें से देखो प्लाज्मा में से, यानी कि ब्लड में से जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स निकाल के जो बचा हुआ है वो प्लाज्मा है। देखो ये ब्लड है, इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हमने निकाल दी, तो क्या बचा, प्लाज्मा बचा, अर्थात जो तरल बचा वही प्लाज्मा है। उस प्लाज्मा में कितना, 90 से 92% पानी है, और 8 से 10% केवल क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, देखिए क्या होते हैं तो हम नहीं पढ़ रहे, कौन से होते हैं ये पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये केमिस्ट्री की क्लास नहीं है, ये बायोलॉजी की क्लास है, और वो भी सिविल सर्विसेज के लिए एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके आधार पर बेसिक। देखिए आपको क्या पढ़ना है ये पता होना चाहिए, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे वो बहुत क्लासें मिल जाएंगी आपको, और डीप में भी पढ़ा रखा है चीज़ों को, ब्लड के बारे में बहुत अच्छा, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा काम क्या होना चाहिए, टारगेट ऑन एग्ज़ाम, यानी कि फोकस किस पे होना चाहिए, एग्ज़ाम पे। एग्ज़ाम की रेंज देखिए, इसकी रेंज क्या है, उसी रेंज के आधार पे आप इसको फोकस करके पढ़ाई करिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि साइंस पढ़ने लगे तो इसका मतलब अब नीट की जो क्लासेस पढ़ी हैं उन्हीं से पढ़ने लगेंगे, नहीं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो वेस्टेज ऑफ टाइम है, आपसे इतना डीप पूछा नहीं जाएगा। उन्हें आपको एग्जामिनर सॉरी उन्हें आपको डॉक्टर नहीं बनाना है, उन्हें एक सिविल सर्वेंट बनाना है। और सिविल सर्वेंट कैसा, एक जनरल चीज़ों को समझता हो, वो सिविल सर्वेंट। ठीक है, अब देखिए इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, सॉरी कौन कौन से होते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम, इनका एक बाइकार्बोनेट फास्फेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, बाइकार्बोनेट के रूप में फास्फेट। ठीक, तो और क्या पाया जाता है, नमक, NaCl, इसे क्या कहते हैं, नमक। ये क्या है, नमक, यानी कि फॉस्फेटिक चीज़ें पाई जाती हैं और नमक पाया जाता है। और इसके साथ ही कई प्रकार के, जैसे कैल्शियम है, Fe लोहा है, मैग्नीशियम है, इस प्रकार के और भी कई तत्व ब्लड में, सॉरी ब्लड प्लाज्मा में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आपके ये कंपाउंड हैं ऊपर वाले, जैसे कैल्शियम है, Fe है, Mg है, तो ये आपका NaCl पाया जाता है। इसी के नाते रक्त कैसा होता है, क्षारीय होता है। तो एग्जाम में पूछा जाए
क्या आपका रक्त कैसे किस कारण क्षारीय होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की वजह से या इनऑर्गेनिक कंपाउंड की वजह से या दोनों से या किसी से भी नहीं, ऐसे पूछा जा सकता है। तो आपको क्या करना है, कैसे कंपाउंड की वजह से, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि नमक कैसा कंपाउंड है, नमक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, साल्ट कैसा है, इनऑर्गेनिक है। ठीक है, तो देखिए ये कैसा होता है, क्षारीय, यानी कि बेसिक नेचर हो जाती है इसकी। अब आगे देखिए इसका ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, आपके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वे क्या हैं, कौन कौन से हैं जो ब्लड में पाए जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए ग्लूकोज किसके रूप में पाया जाता है, ग्लाइकोजन के रूप में। भाई आपका जो ब्लड है वो खाना कहाँ से लेता है, लीवर के पास से। लीवर के पास का मतलब है आपके लीवर के आसपास चीज़ें जमा रहती हैं ग्लूकोज के रूप में। तो ग्लूकोज के रूप का मतलब है वो किस रूप में होती है, ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन चेंज करता है, इंसुलिन चेंज करता है। ठीक है, अब देखिए ये आपका है ग्लूकोज, ये आपका ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। अब क्या है, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड किससे बनता है, प्रोटीन से बनता है। एमिनो एसिड किससे बनता है, प्रोटीन से। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल किससे बनता है, फैट से। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल किससे बनता है, फैट से। ये कौन से फैट से बनता है और ये कौन से फैट से बनता है, देखो फैटी एसिड तो दोनों ही फैटों से बनेगा। मैंने आपको जब फैट पढ़ाए थे, जो मैंने फैट पढ़ाया था, तो फैट में मैंने बताया था आपको फैट दो प्रकार का है। ठीक है, कैसा, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। कौन सा, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड कौन सा है, जो रूम टेम्परेचर पर, जो रूम टेम्परेचर पर ठोस अवस्था में होता है वो सैचुरेटेड है। और जो रूम टेम्परेचर पर कैसी अवस्था में होता है, तरल अवस्था में होता है, लिक्विड अवस्था में होता है, वो कैसा होता है, वो होता है अनसैचुरेटेड फैट। अब देखिए अधिकतर जितने भी वनस्पतिक तेल हैं, ठीक है, या फैट हैं, वो सब कैसे होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं। तो उनमें केवल एक नारियल का तेल ऐसा है जो सैचुरेटेड होता है। इसमें भी एक मछली का तेल ऐसा है जो सैचुरेटेड होता है, लेकिन एनिमल है। एनिमल मछली के तेल को छोड़कर और सभी फैट कैसे होते हैं, सैचुरेटेड। अर्थात आप घी खाते हैं, गाय हो आपके घर में या भैंस हो, तो जब आप दूध निकालने के बाद में उसको जमाते हैं और फिर घी निकालते हैं, तो आप देखेंगे घी ठोस अवस्था में निकलेगा, ना कि लिक्विड अवस्था में। ठीक है, गर्मी का मई जून का महीना होता है तब भी वो ठोस में निकलता है, बाद में रखा रखा चाहे वो लिक्विड हो जाए, लेकिन फिर भी रूम टेम्परेचर पर ये सामान्यतः कैसा रहता है, ठोस रहता है। तो जब ये ठोस जाता है बॉडी में, तो जो फैटी, ये ठोस वाला तो टूटता है फैटी एसिड में, टूटता वो भी फैटी एसिड में ही है, फैटी एसिड में। लेकिन ये किस में बदलता है, ये किस में बदलता है, ये बदलता है आपका कोलेस्ट्रॉल में, ये आपका बदलता है कोलेस्ट्रॉल में, और ये बदलता है आपका ट्राइग्लिसरॉल में। ट्राई और किस में, ग्लिसरॉल में। ट्राई का मतलब है ग्लिसरॉल के जो कंपाउंड है उसका 3 के साथ बाउंड बनता है उसका। तो फैटी एसिड कैसा है, या तो फैटी एसिड के रूप में, या तो आपका कैसा है वो ग्लिसरॉल के रूप में होगा, या फिर होगा लिपिड के रूप में होगा, यानी कि ठोस के रूप में होगा। अब देखिए हिपेरिन पाया जाता है, एक और क्या पाया जाता है, हिपेरिन। कैसा कंपाउंड है हिपेरिन, भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और हिपेरिन का क्या काम है, आपकी नसों में ब्लड बहता है, लेकिन जैसे कट जाती है तो बाहर निकलता है और फिर जम जाता है। तो ऐसी क्या बात है कि वो बाहर निकलने पे ही जमता है, वो अंदर क्यों नहीं जमता। भाई अंदर बहता हो तो जम सकता है वो, तो वो नहीं जमता, क्यों, क्योंकि ब्लड में हिपेरिन प्रोटीन, ये भी लीवर में बनता है, और कहाँ बहता है, ब्लड में बहता है, और ब्लड की क्लोटिंग वगैरह करने से रोकता है। ठीक है, जिससे बॉडी में ब्लड आसानी से फ्लो होता रहे। ठीक, फाइब्रोनोजन प्रोटीन, ये भी एक प्रकार का, ये भी प्रोटीन है, फाइब्रोनोजन। ठीक है, और प्रोथ्रोम्बिन, ये दोनों ही कैसे प्रोटीन है, ये दोनों ही ब्लड का थक्का जमाने के लिए काम करते हैं। जब आपका हाथ पैर कहीं से कट छट जाता है तो ब्लड बाहर निकलता है, तो फिर बाहर एक जाली सी बन जाती है। वो जाली सी किसकी बनती है, फाइब्रोनोजन की, और किसकी, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन की। और किसको रोक देता है, आपकी कार्पस सेलों को वहाँ जमा हो जाती हैं, और धीरे धीरे वहाँ पे एक क्लोट बन जाती है। और वो क्लोट क्या करती है, बाहर से अंदर से आने वाले रक्त को बाहर जाने से रोक देती है। उसके बाद देखेंगे आप, देखना थोड़ा थोड़ा प्लाज्मा सा बहता है, पानी पानी सा साइड से, तो वो थोड़ी देर बहेगा, फिर वो टाइट हो जाएगा, फिर वो उसको भी नहीं बहने देता, जिसे आप खुरंड कहते हैं अब जनरल सामान्यतः भाषा में। ठीक है,
तो देखिए ग्लोबुलिन एक पाया जाता है, कौन सा ग्लोबुलिन, ये क्या करता है, मेड एंटीबॉडी, ये क्या बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है। किन में यार, ये बनता कहाँ है, ये भी लीवर में ही बनेगा आपके, और आपके इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है। ठीक है, किसका इसका रोल प्ले का, इसका जो मेन रोल प्ले है इसका क्या है, इम्यून सिस्टम को डेवलप करना। तो ग्लोबुलिन का काम क्या है, इम्यून सिस्टम को डेवलप करना। तो देखिए ये सब कैसे कंपाउंड है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो आपके ब्लड में पाए जाते हैं। अब देखिए इसके अलावा कुछ चीज़ें और मिलती हैं, जैसे कुछ गैसेस पाई जाती हैं। इसके अलावा ब्लड में कुछ और चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे गैस है। गैस कौन कौन सी है, देखिए गैसेस कौन कौन सी है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या काम है, ईंधन, ये क्या है आपका, ईंधन है। ऑक्सीजन क्या है, ईंधन। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये वेस्टेज है। ये क्या है, आपकी बॉडी का वेस्टेज है एक तरीके से, यानी कि जलने के बाद जो बचेगा वो क्या है, वो ईंधन है। ठीक, ये क्या है, मीथेन है। ये मीथेन कहाँ से बनती है, देखिए ये मीथेन बनती है नाइट्रो, ये आपका जो नाइट्रिक सिस्टम है बॉडी में, मीथेन, जो मीथेन गैस होती है, देखो जब आप यूरिन पास करते हैं तो ये कहाँ से, ये यूरिन में क्या होता है, यूरिया होता है। तो यूरिया में क्या बनती है, गैस। यूरिया क्या जब गैस में बदलता है तो मीथेन गैस में बदलता है ये। ठीक है, तो इस प्रकार की जो गैसेस पाई जाती हैं ब्लड में भी पाई जाती हैं। तो जैसे ये अमोनिया का ही रूप है एक तरीके से, इसे ऐसे समझिए। ठीक है, ऐसे ही कुछ उत्सर्जी पदार्थ हैं, जैसे क्या है, यूरिया और यूरिक एसिड। ये भी कैसे हैं, ये भी किससे बनते हैं, यूरिया और यूरिक एसिड भी किससे बनते हैं, ये भी नाइट्रोजनस सब्सटेंस हैं, अर्थात नाइट्रोजन की उपस्थिति की। और ये नाइट्रोजन आती कहाँ से, प्रोटीन से आती है। आपकी बॉडी में जब प्रोटीन का पाचन होता है तो वहाँ क्या बनता है, वहाँ एमिनो एसिड बनता है, और एमिनो एसिड बनता है जब उसका पाचन रेस्पिरेशन होता है तो वहाँ अमोनिया बनती है, अमोनियम सब्सटेंस बनते हैं। तो वो किस में बदलती है, यूरिया में और यूरिक एसिड में। तो इस प्रकार से आपने देखा कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन भी पाई जाती है, क्या है, ये एक ईंधन है, ये एक वेस्टेज है, और ये भी गैस पाई जाती है। और यूरिया और यूरिक एसिड भी, देखो ये इनऑर्गेनिक है, ये कैसे हैं, ये है आपके इनऑर्गेनिक, और ये है आपके ऑर्गेनिक, ये है आपके ऑर्गेनिक। ठीक, अब आगे चलिए थोड़ा सा और समझ लीजिए इसके बारे में, इसके कार्य क्या क्या है, प्लाज्मा के, प्लाज्मा के कार्य क्या क्या हैं और ये कैसे काम करता है। ठीक है, देखिए प्लाज्मा के कार्य, यह परिवहन का माध्यम उपलब्ध कराता है, क्योंकि शरीर के सारे पदार्थ इसी से होकर बहते हैं। बिल्कुल सिस्टम सही बात है, ये परिवहन का माध्यम उपलब्ध कराता है। परिवहन का मतलब है बहने के लिए, तो किससे, प्लाज्मा से ही बहता है सब कुछ हो गए। यह ब्लड को क्षारीय बनाता है, बिल्कुल अभी बताइए क्यों, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, नमक पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, सोडियम पाया जाता है, तो इसलिए क्या बनाता है, क्षारीय। इसमें WBC है, RBC है, प्लेटलेट्स के लिए आधार बनाता है। आधार का मतलब है उनको जीवित रहने के लिए, और उन्हें जो एनवायरनमेंट चाहिए वो किसके, वो कौन उपलब्ध कराता है, आपका प्लाज्मा। सभी जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए पानी भी यही उपलब्ध कराता है। जैव रासायनिक का मतलब आपको हार्मोन और आपको एंजाइम को बहने के लिए पानी की जरूरत होती है। ठीक है, तो उसे कौन उपलब्ध कराता है, आपका यही, कौन, प्लाज्मा। देखो आगे क्या लिखा हुआ है, अगर शरीर में अम्लीयता बढ़ती है तो प्लाज्मा कम होने लगता है, अर्थात इससे पानी बाहर निकलने लगता है, जिससे ब्लड गाढ़ा होता है। और इसके कारण क्या है, सभी फास्ट फूड और सभी सॉफ्ट ड्रिंक, देखो आप क्या करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक और आपकी जो चाय होती है, ये भी सब क्या है, ये सब आपके ब्लड को अम्लीय बनाते हैं। कभी आप देखना ये एंटीड्यूरेटिक होते हैं, जैसे चॉकलेट होती है, आपका चाय होती है, आपकी कॉफ़ी होती है, ये एंटीड्यूरेटिक होते हैं। एंटीड्यूरेटिक का मतलब ये पानी को बाहर करते हैं, किससे, यानी कि पानी का जो एब्जॉर्प्शन है उसको कम कर देते हैं। जैसे जो ड्यूरेटिक हार्मोन्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपकी बॉडी में पानी को होल्ड करके रखते हैं, लेकिन ये एंटी ड्यूरेटिक होते हैं, ये उनको ये काम करने से रोक देते हैं। तो आपकी बॉडी से पानी बाहर तेजी से आता है। कैसे, कभी आप देखना कि आप चाय और पानी साथ साथ कभी पीना, तो आपको तुरंत ही यूरिन जाना पड़ेगा, कारण क्योंकि ये एंटी ड्यूरेटिक के रूप में काम करता है और तुरंत आपकी बॉडी से पानी को कम करता है। इसलिए ऐसी चीज़ें जो एंटी ड्यूरेटिक हों, यानी कि पानी को कम करती हों, वो कैसी हो सकती हैं, वो अम्लीय ही होंगी, ध्यान रखना। और अम्लीयता शरीर में बढ़ेगी तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस के कारण, यानी कि जो रिवर्स आरओ की जो प्रक्रिया होती है वो ब्लड में होने लगेगी, और इससे पानी बाहर निकलने लगेगा, और पानी जैसे ही बाहर निकलेगा ब्लड
गाढ़ा हो जाएगा और फिर वही समस्याएं होने लगेंगी कि पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, और आपका बीपी बढ़ा रहेगा हमेशा, हार्ट को ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, आपके जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह उसमें बॉडी में जो है वो ज़्यादा अब इंक्रीज होने लगेंगे। तो ये सब कैसी समस्याएं किसके कारण होती हैं? सब अम्लीयता के बढ़ने से। इसलिए आपके खाना अम्लीय नहीं होना चाहिए, आपका खाना बेस होना चाहिए, ना तो ज़्यादा क्षारीय और ना ही ज़्यादा अम्लीय। जब आप इस तरीके से जिएंगे तो बहुत लंबा जीवन जी सकते हैं, स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। लंबा तो कुछ नहीं होता, स्वस्थ जीवन। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि प्लाज्मा के क्या कार्य हैं। इसी प्रकार से देख लीजिए, साइंस की एक इतनी ही क्लास रहेगी आज। प्लाज्मा पढ़ा है, कल आपको ब्लड पढ़ाएंगे, ब्लड वेसल्स के बारे में, फिर हार्ट्स पढ़ाएंगे, हार्ट मतलब, और उसके बारे उसके फंक्शन पढ़ाएंगे, फिर आपको आपका इम्यून सिस्टम, WBC RBC, ये कई क्लास चलेंगी इसमें परिसंचरण तंत्र में बिल्कुल विस्तार से। एक एक क्वेश्चन जो अभी तक सिविल सर्विसेज में पूछा गया है वो यहाँ डिस्कस किया जाएगा। आप बस ध्यान से पढ़ते रहिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही क्लास के लिए। धन्यवाद।